गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का सेशन हम लोग। ठीक है। तो हम लोग ने कल विंडोज सर्वर इंस्टॉल किया था, इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखा था। एक नॉर्मल लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है। तो वही हम लोगों ने इंस्टॉल किया था बेसिकली। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है हम रिक्वायरमेंट्स की बात कर लें थोड़ा सा, बेसिकली हमें पता हो एटलीस्ट, क्योंकि कई बार टेक्निकल एस्पेक्ट भी इंटरव्यूज में पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसके एडिशंस की बात करने वाले हैं तो सबसे पहले। ठीक है। तो विंडोज सर्वर जब हम 2022, ये बेसिकली लेटेस्ट वन है तो इसी की हम लोग बात करेंगे। 2022 रिलीज की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास अलग अलग वर्जन अवेलेबल है। लाइक वी हैव लाइक विंडोज सर्वर 2022 इसेंशियल जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं। इसके अलावा एक स्टैंडर्ड वर्जन है, एक आपका डेटा सेंटर वर्जन है, एंड ऑब्वियसली द एज्योर एडिशन इज आल्सो एट प्लेस। ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है। अब क्या होता है कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इसको चूज करते हैं कि क्या वर्जन होना चाहिए और सजेस्ट करते हैं। ठीक है। लाइक जनरली इसेंशियल जो आपका है बेसिकली ये प्रिफर किया जाता है जहाँ पे थोड़े से यूजर्स कम होते हैं, लाइक 25 to 50 यूजर्स अगर हमारे पास है तो वहां पे हम लोग इसको प्रिफर करते हैं। मोर देन ऑफ दैट इट कैन हैंडल, बट यस हम जनरली वहां पे इसको सजेस्ट करते हैं बेसिकली। ठीक है। स्टैंडर्ड वर्जन जो होता है जहाँ पे कि जो है एक्चुअली जो फिजिकली जो वर्चुअलाइज एनवायरमेंट या जो वर्चुअलाइज एनवायरमेंट अगर होता है तो ओके, तो वहां पे हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे वीएम्स यूज हो रहे हैं। ठीक है। और फिजिकल इन्वायरमेंट है वहां पे हम लोग स्टैंडर्ड वर्जन यूज करते हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड जो है इससे थोड़ा अपर हो गया। ठीक है। और जो डेटा सेंटर वर्जन है ऑब्वियसली ये हाईली वर्चुअलाइज डेटा सेंटर्स पे वर्क करेगा जहाँ पे वीएम का बहुत ज्यादा हाइपर वी यूज होता है, हाइपर विजर यूज होता है, या वीएम वेयर यूज हो रहा है, इस तरह का एनवायरमेंट है। तो वहाँ पे डेटा सेंटर वर्जन यूज किया जाता है। वर्चुअल मशीन ज्यादा है जहाँ पे, ठीक है, वहां पे हम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है। और लास्ट में हमारे पास आता है दैट इज एक्चुअली द एज्योर एडिशन। ठीक है। तो जैसा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था भाई कि शुरू में जो सर्वर होते थे वो ऑन प्रिमाइस होते थे। ठीक है। अभी क्या हो गया है कि चीजें हाइब्रिड हो रही हैं जब से क्लाउड आया है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर आपके पास आया है। तो अभी क्या हो गया है कि दोनों आपस में सिंक किए जा रहे हैं। ठीक है ना, कम्युनिकेशन पर्पज के लिए। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि जो आपका एडी है वो ऑन प्रिमाइस में बना हुआ है और आपका सर्वर एज्योर में जो है रखा गया है, या वहां से डिस्ट्रीब्यूटेड है, या कुछ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। तो ऐसा कई बार होता है, या फिर पूरा का पूरा आपका जो सर्वर है वो वीएम में रन हो रहा है जो कि एज्योर में रखा हुआ है। ठीक है। तो इस तरह के केसेस एनवायरमेंट आपके पास आएंगे रियल टाइम। तो वहां पे हम लोग जो है ये एज्योर एडिशन वहां पे यूज करते हैं। यानी कि जब आप वीएम क्रिएशन के लिए जाएंगे एज्योर, शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा अभी, आगे चल के जब एज्योर पढ़ेंगे गाइस आप लोग, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि एज्योर में जाके आपको बेसिकली ये चीज बनानी होगी बेसिकली। ठीक है ना, वीएम वहां पे जो है क्रिएट करना होगा, और वीएम क्रिएट करने के बाद आप लोग जो है इसका इस्तेमाल कर पाएंगे एक तरह से बेसिकली। ठीक है। तो वहां पे वीएम जो है एज्योर में बनेगी बेसिकली आप। ठीक है। तो ये इस तरह के कुछ सिनेरियोज है जहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज है कि कौन सा वर्जन आपको वहां पे यूज करना है, ये चीज देखना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर हम बात करें 22 लाइक यू नो द एडिशन की, वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो इसका जो इनिशियल डेट है ये 21 के आसपास गाइस लॉन्च हुआ है। ठीक है ना, ये करीब करीब लॉन्च हुआ है 21 के आसपास। और इसका एक्सपेक्टेड है कि 2026 तक तो जो है रहेगा, अभी अगले साल तक ये रहने वाला है। ठीक है। इसके बाद ये होता है कि एकदम तो सपोर्ट बंद नहीं होगा, बट इसकी जो एक्सटेंडेड एंड डेट है ये इतने तक ही चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चलता है, 2031 तक। ठीक है। तो उसके आसपास तक ये चलने वाला है, और उसके बीच ही कहीं पे ये सपोर्ट को क्या कर देता है, माइक्रोसॉफ्ट बंद कर देता है। सपोर्ट इज अबाउट लाइक यू नो द पैचेस, द अपडेट्स एंड एवरीथिंग, बेसिकली द प्रोडक्ट अपडेट्स एज वेल एज। ठीक है। तो वो कुछ टाइम बाद बंद हो जाता है, और ऑब्वियसली वो बंद करने का कारण ये होता है कि तब हमारे पास नया वर्जन आ चुका होता है, लाइक 2025 पॉसिबली, या 2026 कोई भी वर्जन है जो कि नेक्स्ट ईयर तक पॉसिबली एक्सपेक्टेड है, वो आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट वर्जन आपके होते हैं। प्रीवियस वर्जन की बात करें गाइस, तो जैसे मैंने पहले भी बताया था 2019 एक वर्जन था, 16 एक वर्जन था, 12 था, 12R2 था, 2008 था, 2003 था। ये डिफरेंट डिफरेंट वर्जन हुए, और इनकी अगर हम बात करें तो ये एंड कर चुके हैं, अपनी लाइफ खत्म कर चुके हैं, खासकर 2016 तक तो एंड हो चुका है।
ठीक है। हाँ, जो 19 है उसकी अभी एक्सटेंडेड चल रही है, बट ये भी कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, इसका सपोर्ट खत्म हो जाने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें सपोर्ट का जो है चीज देखना होता है, इसलिए इसी वजह से हम लोग लेटेस्ट ऑप्ट करते हैं अल्टीमेटली, बिकॉज वी नीड टू परचेस। करेक्ट है। तो ऑब्वियसली हर कोई चाहता है नई चीज खरीदी जाए, समझ रहे हैं आप लोग, तो वो चीज हमको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हो सकता है कहीं इंटरव्यू में कोई आपसे बेसिक्स के लिए चेक करने के लिए पूछ ले कि भाई इसका सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होगा अगर आप सर्वर डिप्लॉय कर रहे हैं 2022। ठीक है, तो वेरी सिंपल है, दो तीन बातें याद रखेगा। एक तो जो आर्किटेक्चर होता है वो 64 बिट ही यूज किया जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। 4 गिग से ऊपर की जब भी रैम है तो 64 बिट ही एनवायरमेंट ऑप्ट किया जाता है ओएस में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रोसेसर स्पीड इसमें रिक्वायर्ड होती है 1.4 गीगाहर्ट्ज की। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्वर रन कर रहे हैं तो एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए। ठीक है। रैम की अगर हम बात करें तो इसने लिखा हुआ है कि 512 MB। ठीक है, तो ये मिनिमम है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके सिस्टम में इतना ही होना चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है 512 की। एंड ऑब्वियसली आप लोगों को भी पता है कि आज की डेट में 4 8 GB से कम तो रैम आती नहीं है। ठीक है ना, तो रैम जो है ज्यादा ही होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। हार्ड ड्राइव स्पेस, क्योंकि ये सर्वर्स है गाइस, क्योंकि इसमें डेटा वगैरह स्टोर नहीं किया जाता, इस वजह से इसमें स्मॉल रिक्वायरमेंट से भी काम चल जाता है हमारा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो ये 32 GB हार्ड डिस्क स्पेस बता रहा है, एक्चुअली दिस इज ओएस। करेक्ट, बट आपको भी पता है आज के डेट में 500 GB से कम तो कोई हार्ड डिस्क भी नहीं आता है ना। 320 पहले आया करता था, अब तो वो भी नहीं रह गया इतना। ठीक है, ये चीज है। और गिग इंटरफेस हो नेटवर्क के लिए तो ज्यादा बेटर है, बेटर थ्रूपुट के लिए बेसिकली, क्योंकि सर्वर्स की बात हो रही है तो नेटवर्किंग सर्विसेज जो है प्रॉपर होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, एंड इंटरव्यूज में इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। लाइसेंसिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कितना ये कॉस्ट करता है। ठीक है, तो इट्स ये शायद यूएस के लिए ये कॉस्ट होगा। 16 कोर का ये लाइसेंस है, 5 600 US डॉलर, $700 का ये आपको पड़ रहा है। तो काफी एक्सपेंसिव है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो लाइसेंसिंग वगैरह मॉडल है, उसके अलावा जो है कई एडिशनल सर्विसेज हैं जो आप इसके साथ यूज कर पाएंगे, केएमएस वगैरह एंड ऑल दैट। ठीक है, एडी डीसी डीएनएस जो भी हम लोग यूज करते हैं वो सबके सब इसके साथ इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, फिर एक इंस्टॉलेशन के टाइम पे कल एक चॉइस आई थी, दैट इज अबाउट द सर्वर कोर एंड डेस्कटॉप एक्सपीरियंस गाइस। ठीक है, तो सर्वर कोर जो होता है वो मिनिमल इंस्टॉलेशन करता है, बहुत ही स्पेसिफिक, वो केवल सर्वर से रिलेटेड जो सर्विसेज होंगी उनको इंस्टॉल करेगा। ये जो डेस्कटॉप एक्सपीरियंस होता है ये जीयूआई फोकस्ड होता है। ठीक है, जीयूआई यूजर इंटरफेस फोकस्ड होता है, तो ये जीयूआई एलिमेंट्स पे ज्यादा फोकस, यानी अलोंग विद द सर्वर ये क्या करेगा, जीयूआई पे भी फोकस करेगा। इसलिए जब हम लोग ने इंस्टॉल किया था, याद होगा आप लोगों को, मैं VMware ओपन कर रहा हूँ जहाँ पे मैं सर्वर ओपन करने वाला हूँ, वहां पे आपने देखा होगा थोड़ा वो टाइम टेकिंग भी ज्यादा होता है, रिसोर्सेस भी ज्यादा लेता है, ये बात ध्यान रखिएगा गाइस। ठीक है, ये रिसोर्सेस भी ज्यादा ले लेता है और टाइम टेकिंग भी होता है, तो ये चीजों को आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ये फर्क है आपका किसमें, ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि भाई सर्वर कोर इंस्टॉल करें या डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। तो गाइस अगर यूजर फ्रेंडली की बात करें तो डेस्कटॉप एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर है। ठीक है, सर्वर कोर अगर आप करेंगे तो थोड़ा सा वो जीयूआई के जो फीचर्स हैं वो आपको नहीं उतने बेटर मिल पाते हैं। ठीक है, हम लोग को अभी क्या हो गया है, आदत पड़ गई है विंडोज 10 के साथ और विंडोज 11 के साथ हम लोग थोड़े से ज्यादा क्या हो गए हैं, फेमिलियर हो गए हैं। तो हम लोगों को जीयूआई का थोड़ा हैबिट है, और माइक्रोसॉफ्ट तो जाना ही जीयूआई के लिए जाता है, इस वजह से हम लोग डेस्कटॉप एक्सपीरियंस को इंस्टॉल करते हैं, यानी कि वो एडिशन ही है। ये मत सोचिएगा उसमें कुछ कमी आ रही है, जो सर्वर का कोर में जो कुछ इंस्टॉल हो रहा है उसके साथ बस डेस्कटॉप एक्सपीरियंस भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नथिंग एल्स, और कोई फर्क नहीं है इसमें। ठीक है, ये चीज है। और हाँ, लेकिन ऑर्थोडॉक्स जो आज भी इंजीनियर मानते हैं भाई वो सर्वर कोर वाला ही इंस्टॉल करते हैं, ये एक फैक्ट है। ठीक है, जो ऑर्थोडॉक्स इंजीनियर है जो एक्चुअली सर्वर जिसके लिए जाना जाता है वो एक्चुअली अभी भी क्या करते हैं, वो प्रीवियस वर्जन ही यूज करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कोर वाला ही इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो इस तरह से ये बेसिकली काम करता है हमारा। ठीक है, तो ये तो था लाइसेंसिंग के बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, अभी इसमें हम सबसे पहले मेरे ख्याल से एडी की तरफ मूव करें, ज्यादा बेटर है। एडी डीसी डीएनएस हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा पहला कोर मॉड्यूल है गाइस वो है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। ठीक है, सर्वर में हम एक्टिव डायरेक्टरी एडी सर्विसेज को कैसे इनेबल करेंगे, वो चीज हम लोग यहाँ आज से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, सो इसमें क्या होएगा बेसिकली कि हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे जो एक्टिव डायरेक्टरी है वो एग्जैक्टली करती क्या है,
क्या काम करेगी, और उसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और क्या उसकी जरूरत है, वो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो कहीं पे किसी का गाइस कोई क्वेरी होता है, रेज हैंड कर सकते हैं। ठीक है, पहले हैंड रेज कीजिएगा और मैं आपको अलाउ करूंगा अगर कुछ पूछना चाह रहे होंगे आप लोग तो। ठीक है, जब कोई क्वेरी हो तभी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अब विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन हम पढ़ रहे हैं, तो सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में दो तरह के नेटवर्क होते हैं। ठीक है, सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में दो तरह के नेटवर्क पाए जाएंगे, एक कहलाता है वर्क ग्रुप और दूसरा होता है डोमेन। ठीक है, तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आ जाता है डीसी वाला आपका। ठीक है, तो देखिए बड़ा सिंपल सा फंडा है। नॉर्मली जब कंप्यूटर में आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो दैट वो कंप्यूटर सिस्टम एक्चुअली वर्क ग्रुप का पार्ट होता है। वर्क ग्रुप एक तरह से ये समझ लीजिए कि वो कंप्यूटर जो है ट्रीट होता है एज स्टैंड अलोन। ठीक है, स्टैंड अलोन ट्रीट होता है, यानी कि कोई सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन नहीं होता उसमें, कोई सेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम 20 कंप्यूटर जनरली हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं विद इन दैट नेटवर्क, और सिक्योरिटी नहीं होती, मैनेजमेंट नहीं होता। ठीक है, ये होता है वर्क ग्रुप के अंदर। वर्क ग्रुप में एग्जैक्टली क्या होगा कि जो यूजर्स बनते हैं वो लोकल कंप्यूटर के अंदर बने। ठीक है, जब आप विंडोज सिस्टम में चेक करते हैं तो हमारे यहाँ पे जो यूजर एंड ग्रुप्स होता है उसके अंदर यूजर बना हुआ होता है, तो वो जो यूजर बनेगा वो लोकल कंप्यूटर के अंदर बनेगा। समझ रहे हैं आप? तो ये फर्क हो जाता है वर्क ग्रुप में, और कोई मैनेजमेंट नहीं है। और वहीं जब हम बात करते हैं डोमेन की, द सेकेंड टाइप, एक्चुअली इसमें क्या एडिशन इन एडिशन मिलेगा हमको। एक तो सबसे पहले मिलता है दैट इज सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन सेंट्रलाइज हो जाएगा, आपका जो डीसी है वो रिस्पॉन्सिबल होगा यूजर को ऑथेंटिकेट करने के लिए। ठीक है, यूजर अकाउंट्स के लिए। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्वियसली सारा का सारा मैनेजमेंट एडमिन लेवल का, और जो प्रिविलेजेस वगैरह देने होंगे वो सबका सब काम कौन करेगा, जो है डोमेन करेगा। ठीक है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर कितने भी ऐड कर लीजिए, और ऑब्वियसली हाई सिक्योरिटी, क्योंकि सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है, सब कुछ डीसी मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्क होता है वर्क ग्रुप में और डोमेन में। अगर आप कोई भी कंप्यूटर का अगर आप चेक करें, लाइक लेट मी टेक यू टू दी दिस सर्वर राइट नाउ। मुझे पहले इसे अनलॉक करना है, 1 मिनट दीजिए। पासवर्ड था admin@123। तो ये अभी फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम आप देख सकते हैं। अभी जो हमारा सर्वर है ये ओपन हो गया है, सर्वर मैनेजर खुल के आ गया है, इसी तरह से हमेशा ये ओपन होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे, बिफोर दैट कंट्रोल पैनल में लेके जा रहा हूँ आपको मैं। कंट्रोल पैनल में ये ऑप्शंस होते हैं, पहले आइकन्स को लार्ज कर लेते हैं। अभी मैं यूजर अकाउंट में लेके जा रहा हूँ, तो ये देखिए ये लोकल यूजर बना है, एडमिनिस्ट्रेटर नाम से यूजर है गाइस, एंड ये एक लोकल अकाउंट है जैसे मैंने कहा। ठीक है, ये एक लोकल अकाउंट है, एडमिनिस्ट्रेटर का ये पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा इसको समझने के लिए अगर मैं सेटिंग्स में जाता हूं, लेट्स से सेटिंग्स में जाता हूं, तो गाइज यहाँ पे हमारे पास 1 मिनट, हाँ, ये रहा अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। अकाउंट में अगर मैं जाता हूँ तो ये एडमिनिस्ट्रेटर बना है, देखिए दैट इज फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, और अब कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे अल्टीमेटली ये लोकल यूजर है, कहने का मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एग्जैक्टली इवन दो ये सर्वर है, लेकिन अभी कुछ भी यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं है। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा था, यहाँ पे कोई ये खुद ही अभी सर्वर जो है सेंट्रलाइज नहीं है। कोई भी पीसी कंप्यूटर जब आप अबाउट में जाके उसको चेक करते हैं, डिटेलिंग चेक करते हैं, तो वहां पे आपको दिख जाता है कि वो क्या होता है, वर्क ग्रुप का मेंबर होता है। जैसे कि लेट मी ट्राई एनी पीसी, आई एम नॉट गुड श्योर यार, कुछ सीन चल जाए अगर तो। ये कहीं से कॉपी की थी मैंने, शायद वर्किंग होगी। जैसे ये विंडोज 7 मशीन है एक, ठीक है, इसका मैं आपको
प्रॉपर्टीज में लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो मशीन है ये वर्क ग्रुप का मेंबर है। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली बात यही आती है कि बाय डिफॉल्ट यानी कंप्यूटर सिस्टम में जब भी आप लोग क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे, तो वो पर्टिकुलर मशीन जो है वर्क ग्रुप का मेंबर होती है। ठीक है, वो नेटवर्क पे नहीं होती एग्जैक्टली। और वही चीज हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो डोमेन पे नहीं है, वो वर्क ग्रुप का मेंबर है। तो वर्क ग्रुप का जब मेंबर होगा तो उसमें कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है, समझ रहे हैं, कोई सेंट्रलाइज मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली डीसी कॉन्सेप्ट आता है, डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, तो डोमेन कंट्रोलर में क्या है, ये सब फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर रहा है। यूजुअली आपने वर्किंग एनवायरनमेंट में देखा होगा गाइस, होता क्या है वहां पे कि जो यूजर्स होते हैं वो अगर किसी फिक्स सिस्टम में ना भी बैठे तो भी वो किसी भी सिस्टम में बैठ के लॉग इन कर सकते हैं अपने यूजर क्रेडेंशियल से। ठीक है, वो पॉसिबल ही डीसी के कारण हो पाता है। ठीक है, क्योंकि जो यूजर अकाउंट बना है वो लोकल सिस्टम में नहीं बना है, वो कहाँ बना है, वो यहाँ पे आपके सर्वर के अंदर बना हुआ है। यूजर जो यूजर डेटाबेस बना हुआ है एडी के अंदर बना हुआ है, समझ रहे हैं आप। तो इस वजह से ये जो डीसी होता है, डीसी के थ्रू वो क्या हो रहा होता है, ऑथेंटिकेट हो रहे होते हैं। तो फर्क नहीं पड़ता आप किस वर्क स्टेशन पे बैठे, आप किसी भी वर्क स्टेशन पे बैठ के क्या कर सकते हैं, सर्विसेज इस्तेमाल कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे आ जाती है बेसिकली। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग को बेसिकली यहाँ पे समझनी है। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, तो ये फर्क होता है आपका वर्क ग्रुप में और डोमेन में। ठीक है, इसको थोड़ा सा नॉन टेक्निकली, कई लोग ऐसे हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, जिन्होंने सर्वर से कभी डील नहीं किया है। तो वेरी सिंपल, लाइक डोमेन एक आपका घर की तरह हो गया बेसिकली। ठीक है ना। तो वहां पे क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं हमारे, वो हमारे लिए क्या करते हैं, रूल्स क्रिएट करते हैं। समझ रहे हैं आप। भाई जो हमारे पेरेंट्स हैं, हम मान लीजिए उनके चिल्ड्रंस हैं जो भी, तो हम सबके लिए जो रूल बनाए गए हैं वो हमारे पेरेंट्स ने बनाए। ठीक है, तो ये एक डोमेन का एग्जांपल हो गया, जहाँ पे एक अथॉरिटी है। ठीक है ना, एक मैनेजमेंट के लिए एक हमारे पास सिस्टम अवेलेबल है। ठीक है ना, तो पेरेंट्स वो काम कर रहे हैं। वेरएज जब हम बात करते हैं वर्क ग्रुप की, तो वर्क ग्रुप में ठीक है हम रहते तो साथ हैं, बट हम अलोंग विद लेट्स से हमारे पेरेंट्स नहीं रहते। ठीक है, तो इवन जो सिबलिंग्स हैं वो आपस में क्या करते हैं, वो अपना अपना रूल बना रखे हैं उन्होंने। ठीक है, कोई गवर्न करने वाला है ही नहीं। डोमेन का बेनिफिट है दैट इज अबाउट द गवर्नेंस। ठीक है ना, तो वो नेटवर्किंग में आपको क्या दे रहा है, गवर्नेंस दे रहा है बेसिकली। ठीक है ना, सो ये फैक्ट है और कुछ नहीं। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली ये काम कर रहा होता है। ओके, सो ओके, सो ये तो हमने देख लिया था यहाँ पे। वन सेकेंड। ओके, सो दिस इज हाउ बेसिकली डोमेन और वर्क ग्रुप काम करते हैं हमारे। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इसकी टर्म्स क्या रहेंगे, कैसे इसको स्टैब्लिश किया जाएगा, वो चीज थोड़ा समझना पड़ेगा हमें। एडी डीएस कैसे करना है, ये एक साथ चलता है। ठीक है, तो ये कैसे काम करेगा एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल है कि एडीडीएस के लिए हमको दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं लॉजिकल कंपोनेंट और दूसरे होते हैं फिजिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो लॉजिकल कंपोनेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे पास क्या होने चाहिए, डोमेन्स। करेक्ट, हमारे पास डोमेन होने चाहिए, और या फिर हमारे पास जो है साथ ही साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, डीसीज होने चाहिए, डोमेन कंट्रोलर होने चाहिए, दैट इज फिजिकल कंट्रोल एक्चुअली। ओके, इट कुड बी फॉरेस्ट कॉन्सेप्ट एज वेल एज, ये आगे पढ़ेंगे क्या होता है। ओ यूज हो गए आपके, कंटेनर्स हो गए। ठीक है, कंटेनर्स जिसमें मल्टीपल सर्विसेज रखी जाती है बेसिकली। ये सब कुछ टर्म्स हैं जो अभी हो सकता है कंफ्यूजिंग लगेंगे आपको, धीरे धीरे आगे आएंगे ये। ठीक है, तो ये लॉजिकल कंपोनेंट्स। वेर एज जब हम बात करते हैं फिजिकल कंपोनेंट की, तो हमें डोमेन कंट्रोलर चाहिए होगा। डोमेन फिजिकल कंपोनेंट से मतलब यहाँ पे सर्वर है गाइस। ठीक है, डीसी सर्वर होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, और एक होना चाहिए रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, मींस अगेन द डीसी, सेम थिंग। तो अल्टीमेटली हमको रिक्वायर्ड है एक डीसी। ठीक है, और डोमेन होना चाहिए, और डोमेन के अलोंग विद हम क्या करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे डीसी को बेसिकली। ओके, सो दैट इज द आइडिया। ओके, तो वन बाय वन इनको समझते हैं, ये एग्जैक्टली होते क्या है पहले। ठीक है, वन बाय वन समझेंगे डोमेन क्या होता है, क्या क्या होता है, एडीडीएस एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, ये सब हम समझेंगे वन बाय वन, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये टर्म्स जो है नए हैं बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एडीडीएस।
ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले आता है डोमेन। ठीक है। सो डोमेन एग्जैक्टली क्या है? डोमेन एक तरह की रिपोजिटरी है गाइस, यूजर के लिए, कंप्यूटर के लिए या अदर ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है। जो एक रेप्लिकेट करती है एक बाउंड्री को, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री आप कह सकते हैं। ठीक है ना, ये वो चीज हो गई। वेरएज जो डोमेन कंट्रोलर होता है वो काइंड ऑफ अ सर्वर होता है, जो डीसी हम लोग यूज करते हैं टर्म। डीसी एक तरह का सर्वर है जो कंसिस्ट करता है एडीडीएस सर्विसेज, एडी प्लस डीएस सर्विसेज। ठीक है। डोमेन तो हो गया, दैट इज स्पेसिफिक, लाइक वो यूजर और कंप्यूटर्स को क्या दे रहा है बेसिकली, एक तरह की रिपोजिटरी दे रहा है। ठीक है ना, एप्लीकेशन बाउंड्री फिट कर रहा है, बाउंड्री सेट कर रहा है उनके लिए, एक एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लाइंस वहां पे ड्रॉप कर रहा है। ठीक है। जब हम बात करते हैं डीसी के, डीसी कॉम्बिनेशन होता है एडी प्लस आपका डोमेन सर्विसेज का। ठीक है। तो एक्टिव डायरेक्टरी भी आएगा और साथ में डोमेन सर्विसेज भी आता है यहाँ पे। ठीक है ना, ये चीज। सो लाइक यूजुअली अगर हम इसको समझना चाहें तो एक तो हो गया आपका डीसी सर्वर। ओके। along with that we have like we can have multiple computers। ओके, कई कंप्यूटर हो सकते हैं। ठीक है। ये रिफ्लेक्ट करता है आइकन यूजर्स को या फिर ग्रुप्स को। ओके। सो दैट इज द आइडिया। सो विद इन द दिस इज एक्चुअली द डोमेन। ये हमारा क्या हो गया? डोमेन हो गया। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, वो डोमेन को हम यहाँ से डोमेन की हेल्प से डीसी क्रिएट करते हैं। ठीक है। और ये एलिमेंट यूजर और आपके क्या है, ये आपके कंप्यूटर्स वगैरह हो गए, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स कंसिडर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। दे विल कंसिडर एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। और वो सर्वर के थ्रू हम लोग जो है उनको क्या कर रहे होते हैं, ऑथेंटिकेट कर रहे होते हैं बेसिकली। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग क्रिएट करते हैं मल्टीपल लाइक डीसीज एंड ऑल बेसिकली क्रिएट किया जाता है। ठीक है। तो इसको अगर हम लोग, वन सेकेंड, नाउ वन सेकेंड। So let me open first the server manager. ओके। सो सबसे पहले गाइस इसका आईपी प्लानिंग हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है। पहले तो ये है कि सर्वर को आईपी एड्रेस कैसे दोगे, हाँ ये चीज भी पता होनी चाहिए भाई। ठीक है। सो ये रहता है आपका नेटवर्क एडेप्टर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, इधर बॉटम साइड में होता है आइकन। इसमें आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे ये विंडो खुल के आ जाएगा सेटिंग्स का। यहाँ पे आपको जाना है चेंज अडेप्टर सेटिंग्स में, इस पे जाइएगा चेंज अडेप्टर ऑप्शंस में। तो गाइज आपका इथरनेट कार्ड यहाँ पे जो एनआईसी होता है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा इस तरह से। ठीक है। तो जो सीसीएनए में हम लोग पढ़ भी रहे थे कि भाई आईपी एड्रेस कहाँ देंगे, तो आईपी एड्रेस यहाँ दिया जाता है। इथरनेट में आना है, यहाँ पे आईपी एड्रेस को डिफाइन कीजिएगा आप। ठीक है। तो राइट क्लिक करना है, इसका प्रॉपर्टीज में आप जाएंगे। ठीक है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टीसीपी आईपीवी4, इसके अंदर आईपी एड्रेस दिया जाता है। ओके। सो जस्ट डबल टैप ऑन दैट। अभी ये ना ऑप्ट कर रहा है आईपी एड्रेस खुद से। ठीक है। तो इसको आप लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो राइट नाउ इट इज रेडी फॉर द डीएचसीपी। बाय डिफॉल्ट सेटिंग होता है जिसमें कि आईपी एड्रेस क्या होता है, खुद ही ऑप्ट हो रहता है गाइस। ठीक है। नॉर्मली ये डिफॉल्ट सेटिंग है विंडोज मशीन की। जब आपको आईपी डिफाइन करना है यानी स्टैटिक आईपी देना है ना, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। ठीक है। तो इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। So I need to define the IP address 192.168. Oh, number lock. 1 second, guys. 192.168.1 dot any IP address. Let's say 250 दिया मैंने यहाँ पे,
ये इसका सबनेट मास्क हो गया। और देन आई नीड टू डिफाइन द डिफॉल्ट गेटवे, ठीक है, यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे, लेकिन यहाँ पे अभी डिफॉल्ट गेटवे की हमें कोई जरूरत है नहीं, नहीं रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो मैं यही रख रहा हूँ। और सेम आईपी में डीएनएस के लिए भी दे दे रहा हूँ, क्योंकि डीएनएस सर्वर भी हमारा कहाँ बनेगा, इसी सर्वर पे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं वही आईपी डिफाइन कर रहा हूँ, 1.250, ठीक है, ये आईपी में डिफाइन कर रहा हूँ। और मैं कर देता हूँ इसे ओके। थोड़ा ये आइडेंटिफिकेशन में टाइम लेगा। इट इज सेइंग नो इंटरनेट। Let me go to the server manager first. ओके, सो IPv4 एड्रेस अभी आप देख सकते हैं, इथरनेट में आईपी एड्रेस आ गया हमारा, ठीक है, ये चीज है। और इफ यू स्क्रॉल इट डाउन, ये कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब कुछ यहाँ से चेक, लोकल सर्वर में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये इस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स है जिसके थ्रू हम लोग इसको इनेबल करते हैं बेसिकली, बट सबसे पहले हमको यहाँ पे इनेबल करना है, दैट इज दी एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है ना, एडी सर्विसेज को हमको इनेबल करना है, ठीक है। तो एडी सर्विसेज के लिए बहुत सिंपल है आपका, मैं इसको फुल स्क्रीन तो है ये, बट ये विजिबल पूरा नहीं हो रहा है, ओके, 1 सेकेंड गाइस। तो यहाँ पे सिंपल है, आपको कोई भी नया रोल ऐड करना होता है तो ये जो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ऐड रोल्स एंड फीचर से आपको बेसिकली सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन ऐड रोल्स एंड फीचर, इस पे क्लिक कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे ये विजार्ड खुल के आ जाता है, जो कि आपको रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड करने का ऑप्शन और फीचर देता है, ठीक है। तो ये प्रोसीड कर रहा हूँ मैं नेक्स्ट के साथ। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि किस तरह का आप चाह रहे हैं, रोल बेस्ड चाह रहे हैं या आप जो है बेसिकली रिमोट डेस्कटॉप सर्विस चाह रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे रोल बेस्ड ही होगा, ठीक है ना, ऑन। तो आपको इसको रोल बेस्ड करके नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। देन आफ्टर आपको यहाँ पे क्या होएगा, जब आप थर्ड ऑप्शन में पहुंचेंगे तो सर्वर सिलेक्शन आएगा, क्योंकि कई बार हमारे पास इंडस्ट्री में मल्टीपल सर्वर्स होते हैं, वीएम पे भी सर्वर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपको अगर सर्वर लिस्ट मिल रही है तो आपको जिस सर्वर पे एडी बनाना है उसको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। राइट नाउ लेट से मुझे इस सर्वर पे बनाना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट करने के बाद गाइस ये लिस्ट खुल के आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से आपको जो रोल इनेबल करना है, आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज है जो हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं विद इन दिस सर्वर। थोड़ा सा एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस है, एडीसीएस कहते हैं। देन एडीडीएस सर्विस हो गई आपकी, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस हो गई, ठीक है। फेडरेशन सर्विस हो गई। एडिशनल सर्विसेज में आए तो डीएचसीपी सर्वर हो गया, डीएनएस सर्वर हो गया, फैक्स सर्वर हो गया, फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज हो गए जो ऑलरेडी इनेबल्ड है वैसे। हाइपर वी हो गया आपका, रिमोट एक्सेस, प्रिंट एंड डॉक्यूमेंट सर्विसेज हो गई, नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस सर्विसेज हो गया आपका, ठीक है। रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज हो गया, ये भी मैनेज हो जाता है। वेब सर्वर आईआईएस हो गया, ये भी यहाँ से मैनेज होता है, ठीक है। और डब्ल्यूडीएस, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी यूजुअली कॉल्ड इट विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, ठीक है। और लास्ट में कल हम एक डिस्कशन कर रहे थे वो अपडेट्स को लेके, याद होगा, तो गाइज वो मैनेज होता है ये लास्ट वाले से, दैट इज एक्चुअली विंडोज सर्वर अपडेट सर्विसेज, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज को यहाँ पे इनेबल किया जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अभी के लिए हम एडी पे काम कर रहे हैं तो उसी को इनेबल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, जैसे ही वो सेकंड ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए आपके पास ये फिर से जो है उसका सब रिक्वायरमेंट्स है या जो भी एडिशनल चीजें हैं वो आपके सामने इस तरह से खुल के आ जाएंगी कि क्या क्या इंस्टॉल करेगा ये, ठीक है। हमने उसमें सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया था, याद होगा, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस वाला, ठीक है। सेकंड ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट किया है एडीडीएस इनेबल करने के लिए। ये करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ऐड फीचर्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ऐड फीचर पे ये चेक हो गया, चेक लग गया इस पे, ठीक है। और इसके अलावा 1 सेकेंड, क्लिक ऑन नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद उसके सब ऑप्शंस को चाहेंगे कि भाई इसके साथ आप
क्या क्या इनेबल करना चाह रहे हैं। ओके, अलोंग विद एडीडीएस एक्चुअली एक तो ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट इंस्टॉल हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। ठीक है, तो ग्रुप पॉलिसी के बिना तो कैसे काम चलेगा, खुद सोचिएगा। ठीक है, और ये एज्योर आर्क भी इंस्टॉल कर रहा है, इंटीग्रेशन के लिए होता है, और डॉट नेट जो फ्रेमवर्क है वो भी इंस्टॉल कर रहा है, जो कि 4.8 है। ठीक है, ये करने के बाद आपने बस जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड आ रहे हैं उन्हीं को सिलेक्ट रखिए और इसको नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद एक ये थोड़ा सा आपको अवेयरनेस देगा यहाँ पे। ठीक है, एडीडीएस के बारे में कि ये एग्जैक्टली करता क्या है। तो अगर आप पढ़े यहाँ पे तो एडीडीएस एक्चुअली स्टोर करता है इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर्स एंड कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। ठीक है, ये उसकी इंफॉर्मेशन एक थीसिस दे रहा है यहाँ पे कि ये एडीडीएस काम क्या करता है। आप पढ़ सकते हैं इसे बनाते टाइम जब भी है। एंड गाइज अलोंग विद दैट ये ना अपना एज्योर का भी प्रमोशन नहीं करना भूलते हैं। वहां पे वो एज्योर के बारे में भी बता रहा है कि एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी भी कुछ होता है और एज्योर में भी आप ये चीजें मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये कहता है भाई आप चाहे तो एज्योर में भी चाहे तो सर्वर को डिप्लॉय कर सकते हैं, ये वो चीज सजेस्ट करता है। ठीक है, ये करने के बाद ये सब पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद आपको बस क्लिक कर देना नेक्स्ट पे। नेक्स्ट करने के बाद ये आपका जो है होगा। और यहाँ पे गाइज ये हम लोग को ना एक ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे कि रीस्टार्ट करने का। वैसे फैक्ट ये है कि एक बार रीस्टार्ट होना चाहिए। ठीक है ना, तो आपके ऊपर चॉइस पे डिपेंड करता है कि रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन ऑटोमेटिकली इफ यू वांट इट और यू कैन इग्नोर इट एज वेल एज। ठीक है, ये अभी मैं इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि मैं रीस्टार्ट नहीं करने वाला। और ये सर्विसेज बता रहा है वो क्या क्या ऐड करने वाला है, बस मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ ये थोड़ा सा टाइम लेगा एंड ये जो भी सर्विसेज है यहाँ पे क्या हो जाएंगी, इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, सो थोड़ा सा देर वेट करते हैं हम लोग। थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा टाइम ले सकता है। ठीक है, तो थोड़ा देर वेट कर लेते हैं और एडीडीएस हमारा इस सर्वर में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है। हाँ सर दिंदु बताइए। सर रिमोट डेस्कटॉप सर्विस जो है उसका हम्म। क्या यूज है, और अगर उसको सर्विस होने से और नहीं होने से क्या फर्क पड़ेगा? बाय डिफॉल्ट ये विंडोज के साथ फीचर होता है सरदेंदु, जहाँ पे आप रिमोट डेस्कटॉप ले सकते हैं। तो आप अपने क्लाइंट्स के लिए उसको इनेबल करना चाहते हैं, मतलब क्लाइंट्स मतलब जो अटैच सिस्टम होंगे उनके लिए इनेबल करना चाहते हैं या नहीं, वो यहाँ से मैनेज हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। ओके ओके सर। हाँ, वो भी यहीं से सर्वर से ही मैनेज कर लेंगे आप कि किसी यूजर या किसी मशीन को आप वो फैसिलिटी देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक ग्रुप को देना चाहते हैं। तो इस तरह की फैसिलिटी भी यहाँ से इनेबल डिसेबल की जा सकती है सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक है सर ना। और वो डीएनएस सर्वर जो है उसका थोड़ा सा बताइए ना, जैसे गेटवे अब बताए थे कि वो रूट हम्म। डिफाइन करता है, तो डीएनएस सर्वर का क्या डेफिनेशन है, देखो, मतलब वो डीएनएस एक्चुअली मैप एग्जैक्टली जो डीएनएस का जॉब है सर दिन, तो वो होता है कि आईपी को मैप करता है एक डोमेन नेम में, और वाइस वर्सा डोमेन को मैप करता है आईपी एड्रेस। ठीक है, देखो इंस्टॉलेशन हो रहा है, हो ही गया है ऑलमोस्ट। थोड़ा सा टाइम अभी लेगा गाइज, ये मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, मैं आता हूँ उस पे अभी। हाँ, एक मिनट देना सर दिन दो। ये जी यहाँ जी। पे अच्छा, ये इंस्टॉल हो जाने के बाद ऐसा नहीं कि ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, थोड़ा इसमें टाइम लगता है, आ जाता है यहाँ पे, वो बात अलग है। आपको एक काम को और करना होगा। ये जब यहाँ पे आएंगे आप, ये नोटिफिकेशन में ये एरर टाइप की आएगी, ये देखिए आ रहा है ना नोटिफिकेशन में एरर, ये एरर साइन आ रहा है। आपको ना इस पे ड्रॉप डाउन में क्लिक करना है और यहाँ पे करना, ये एक ऑप्शन देगा जिसको आपको क्लिक कर देना होगा, प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर, इस पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो ये आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको आपको इसको डोमेन के साथ ऐड करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। इस काम को बाद में करेंगे, पहले हम सरदेंदु की क्वेरी पे आते हैं। ठीक है, 1 सेकंड गाइस। ठीक है, अभी सरदेंदु की एक क्वेरी है डीएनएस के बारे में, तो थोड़ा सा डीएनएस को प्रैक्टिकली कैसे इसका रियल लाइफ में यूज हो रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, कि प्रैक्टिकली क्या यूज है, क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, वो थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसका जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो समझते हैं, फिर हम सर्वर में क्यों डिप्लॉय कर रहे हैं वो भी जानेंगे। ठीक है, सर्वर में क्या जरूरत है वहां पे उसके।
तो गाइस ऐसा है, डीएनएस जो होता है, इसका नाम फुल नेम पता है आप लोगों को? कोई बताएगा मुझे? डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, वेरी गुड। डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्विस, ठीक है, सर्विस भी कहा जाता है भाई। ये पोर्ट नंबर यूज करता है कितना? 8090 आई थिंक। नहीं, डीएनएस का पोर्ट नंबर भाई, हाँ बदला जा सकता है, इसलिए शायद आपको याद है। डिफॉल्ट जो इसका पोर्ट है वो 53 होता है भाई, ठीक है, 53 यूज करता है डीएनएस, ठीक है। अब देखिए डीएनएस का एग्जैक्टली जॉब क्या है समझिएगा। डीएनएस जो होता है वो एक डोमेन को, आईपी सही टर्म लिखो तो FQDN, फुल्ली फुली क्वालिफाइड डोमेन क्वालिफाइड। नेम को मैप करता है एक आईपी एड्रेस पे, एंड वाइस वर्सा, आईपी आईपी टू एड्रेस आईपी। को FQDN में। FQDN ही बोलिएगा, टेक्निकली यही अच्छा लगता है। और मैं किसकी बात कर रहा हूं अभी बताऊंगा आपको। इसका फुल नेम होता है फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। क्वालिफाइड डोमेन नेम, ठीक है। अब कुछ यूजर्स यहाँ पे हो सकता है, जो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने ये शायद पहली बार सुना हो डीएनएस के बारे में, या कोई नॉन टेक बैकग्राउंड से है, ऐसा भी हो सकता है, और टेक से भी है कोई, ऐसा भी हो सकता है आपको नहीं पता है तो समझते हैं। आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो बहुत सिंपल सा फंडा है, आप ब्राउजर पे जाते हैं और वहां पे लिख देते हैं, जैसे गूगल खोलना है तो google.com, सही है, यही तरीका है, यस सर। ठीक है। तो अभी देखो, अभी क्या होता है एग्जैक्टली, होता क्या है कि आपने जैसे ये वेबसाइट एक्सेस करने के लिए डाला, एक्चुअली वेबसाइट कुछ नहीं है, ये तो नाम है, ठीक है। वो वेबसाइट असल में बिलोंग करती है किसी आईपी एड्रेस को, आईपी ठीक एड्रेस है। पे। हर एक वेबसाइट का अपना आईपी एड्रेस होता है, उसको आप सर्वर का आईपी एड्रेस भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। यस सर। सर्वर आईपी एड्रेस, यानी कि कोई भी वेबसाइट एक्सेस किससे होती है? सर्वर आईपी एड्रेस से, ठीक है। लेकिन अब आप खुद सोचो, अगर भाई ऐसा हो जाए गाइस कि हर वेबसाइट का नाम ना होके आईपी एड्रेस हो, और amazon.com की जगह आपको लिखना पड़े 113.15.104.159, ऐसे हर एक वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस हो, तो सोचिए कितनी डिफिकल्टी हो जाएगी हम यूजर्स के लिए। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना? तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा आप लोग, ठीक है। तो उसी को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन नॉर्मल यूजर्स इसको यूआरएल कहते हैं, याद होगा आपको, है ना। यूआर नॉर्मल यूजर्स इसे यूआरएल कहते हैं, वो जो लिंक बन के आता है ऊपर उसको यूआरएल कहा जाता है। क्या कहा, फुल फॉर्म यूनिवर्सल क्या है? रिसोर्स लोकेटर। वेरी गुड, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और हम लोग कहते हैं इसको, ये जो होता है, जो वो आपने सुना होगा ना, होस्टिंग डोमेन परचेस कर रहे हैं भाई, तो वो डोमेन परचेस असल में यही हो रहा है, FQDN परचेस कर रहे हैं, ठीक है। फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन है, उसके पैसे भरने पड़ते हैं, godaddy.com या वहां से परचेस करते हैं आप जब डोमेन, है ना। तो आप FQDN परचेस कर रहे हो। अब वो वेबसाइट जहां होस्ट की जाती है वो होस्ट का आईपी एड्रेस होता है। अब बात आती है ये डीएनएस का काम क्या है, तो भाई ये डीएनएस यही काम करेगा कि जब यूजर आपकी वेबसाइट सर्च करता है तो वो तो नाम डालेगा, ठीक है, वो तो नाम से सर्च करेगा, वो लिखेगा www.xyz.com, लेकिन आप xyz.com तो कुछ है ही नहीं, आपकी तो वेबसाइट का आईपी एड्रेस है। तो ये रिक्वेस्ट जाती है इंटरनेट के थ्रू, कहाँ? डीएनएस सर्वर पे, वो कहीं भी हो सकता है, उसका एक्सेस जिसके पास भी हो, डीएनएस सर्वर पे जाएगा, डीएनएस सर्वर चेक करेगा कि www.google.com का आईपी एड्रेस क्या है, और उस तरफ इसको क्या कर देगा, मैप कर देगा, ठीक है। इस तरह से रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही होती है जब भी आप ब्राउजर में कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो। सिमिलर वे में जब रिप्लाई आएगा तो फिर वो आईपी से आएगा, लेकिन जब आईपी से आएगा तो भाई आपके पास कैसे पहुंचे, तो ये उसको कन्वर्ट कर देगा वापस FQDN में। तो ये अल्टीमेटली, ये वाला जो प्रोसेस है ये परफॉर्म करता है आपका डीएनएस, समझ रहे हैं। डीएनएस का काम है FQDN को आईपी एड्रेस में मैप करना, आईपी एड्रेस को FQDN में मैप करना। दिखा सकता हूं इस बात को प्रूफ करने के लिए, अगर मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट में लेके जाऊं अभी अपने कंप्यूटर सिस्टम के गाइस, तो एक मिनट दीजिएगा, थोड़ा ओपन हो रहा है, ठीक है।
ये हो गया ओपन। मैं अगर पिंग करता हूं किसी वेबसाइट को nmap.org, तो ये देखिए एक जब रिप्लाई आ रहा है तो वो nmap.org से आ रहा है, लेकिन रिस्पेक्ट में एक आईपी एड्रेस आ रहा है, देखिए, है ना। तो ये आईपी एड्रेस क्या है? ये गाइज उसका जो वेब सर्वर है उसी का आईपी एड्रेस होता है यूजुअली, ठीक है। वो सिक्योरिटी पैरामीटर से एक अलग बात है, वो हो सकते हैं, बट यूजुअली ये उसका आईपी एड्रेस होता है, समझिए, ठीक है ना। तो इस तरह से बेसिकली ये काम कर रहा होता है, समझिएगा, ठीक है ना। तो ये उस तरह से काम करेगा और एफक्यूडीएन को मैप करेगा आईपी में, आईपी को एफक्यूडीएन। अब इंडस्ट्रीज में सर्वर में भाई आपका भी तो डोमेन होगा। अब बात आती है कि भाई हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं इसको कॉन्फ़िगर, है ना। अब सवाल ये आता है कि आप भाई आप यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गाइस ऐसा है कि आगे चल के वेब सर्वर जब डालना होगा मंसूर, तो हम यही करेंगे, वो इसी सर्वर में तो रखेंगे, ठीक है। Right. ऐसा वैसे जरूरी नहीं है कि डीएनएस और वेब सर्वर एक ही जगह हो, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। बट मैं बता रहा हूँ एक बात आपको, मान लीजिए हमारा एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो भाई अपना वेब सर्वर भी यहीं रखने वाला हूँ, तो मैं डीएनएस सर्वर भी यहीं पे बनाता हूँ, समझ रहे हैं। तो मेरे पास डोमेन भी है, मेरे पास आईपी एड्रेस भी है, तो उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं तो डीएनएस सर्वर चाहिए होगा ना। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि जब मैं खुद होस्ट कर रहा हूं उसे, तो डीएनएस का मैं अपना खुद का बनाना पड़ेगा ना मुझे, समझ रहे हैं आप। लेकिन जिन लोगों को थोड़ा सा नॉलेज है उसका, ये जो हम वो परचेज करते हैं ना होस्टिंग वगैरह, अगर किसी ने करा है कभी ये, तो आपको पता होगा वहां पे डीएनएस उन्हीं की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि होस्ट भी तो वही कर रहे हैं, Right. करेक्ट है। समझ रहे हैं ना आप, होस्ट जब वो कर रहे हैं तो डीएनएस की इंफॉर्मेशन भी वही देते हैं आपको, करेक्ट है ना। लेकिन यहाँ पे क्या केस है, यहाँ पे ये है कि हमारा हमारा नॉट ओनली इट्स नॉट ओनली अबाउट गाइस सरदेंदु, ये केवल वेबसाइट के बारे में भी नहीं है, और भी कई सारी सर्विसेज होती हैं। और जब हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे डीएनएस डीसी का होना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं आप। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे इसी वजह से हमको डीएनएस भी डिफाइन करना पड़ता है, समझ गए आप। तो वो डीएनएस डालना यहाँ पे जरूरी होगा। और वो जब आईपी डालते समय आपने देखा होगा वहां पे वो कई बार डीएनएस मांग रहा होता है, तो आपने देखा होगा मैंने जो आईपी दिया वो यहीं का, इसी का डीएनएस का ही आईपी दिया है, यही सेम सर्वर का ही, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसको डीएनएस भी बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो डीएनएस सर्वर यही रहने वाला है हमारे, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है डीएनएस। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो बताएं। सर जैसे कि आपने बताया कि डीएनएस परचेस करते हैं किसी वेंडर से, डीएनएस ही, जैसे डीएनएस हाँ नहीं, मतलब वो डोमेन हम डोमेन परचेस डोमेन करते परचेज हैं। Domain, करते हैं, domain. हाँ हाँ डोमेन डोमेन परचेज परचेस करते हैं, करते हाँ। हैं, जैसे कि लोकली भी डोमेन जनरेट करते हैं, हम्म। है ना। जैसे लोकली डोमेन जनरेट करते हैं, जैसे किसी इंडस्ट्री में कर रहे हैं, तो हमारा डोमेन और इंडिया में पूरा वर्ल्ड में कोई डोमेन है वो सेम कॉन्फ्लिक्ट ना करे, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर करते हैं सर? नहीं नहीं, लोकल इसका ये वो नहीं है, लॉजिकल नहीं है, ये खुद डोमेन नहीं बनाया जाता कभी भी सर दिंदो, लेना पड़ेगा, परचेज ही करना पड़ता है, ठीक है। ठीक नहीं है तो सर। कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे, हाँ, ये ऐसा नहीं किया जाता। इसके लिए आपके पास जो है अथॉरिटीज जो है, ये उन्हीं से डोमेन परचेस करना पड़ता है एक्चुअली। सीसीएनए की क्लास में ले रहे हो आप, आईना ही देखता है ये चीज, ठीक है। ओके ओके सर। हाँ, आईना ही देखता है, आईना ही ये डोमेन नेम जब आप परचेस करने जाते हो, मान लीजिए आपका मन हुआ सरदेंदु.com परचेस करता हूँ, तो डाल के देखिएगा वहां पे, वो आपको रेट बता देगा इतने में मिलने वाला है, खरीदना तो पड़ेगा अथॉरिटीज से, ठीक है। ऐसे खुद नहीं बना सकता कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खुद नहीं डोमेन कुछ बना सकता, लाना वहीं से पड़ेगा परचेस करके, फिर चाहे तो डीएनएस अपना बता दीजिए, होस्ट अपने पास कर लीजिए, वो चीज हो सकती है। मतलब मैनेज आप कर सकते हैं, बट परचेस तो भाई आपको अथॉरिटीज से करना पड़ेगा वो, ठीक है। ये चीज है। ओके ओके चलिए भाई, तो गाइस इसके साथ ही यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये हो चुका है। अब हमको इसको डिप्लॉय करना है, ओके। तो फाइनल दैट ये हमको इसको जब प्रमोट कर रहे हैं तो भाई डीसी चाहिए हमें, डोको कह रहा है कि भाई ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, मीन्स इफ यू हैव ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग डोमेन आपके पास है तो उससे ऐड कर लीजिए, वो ये कह रहा है, ठीक है। दूसरा है ऐड अ न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। सो यहाँ पे फॉरेस्ट जो होता है मल्टीपल डोमेन्स का होता है एक्चुअली, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ऐड अ न्यू डोमेन करके, और वो किसी फॉरेस्ट में ऐड करना है। ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल होते हैं कई बार, ठीक है, तो उनके लिए ये ऊपर के दो ऑप्शन है गाइस। हम लोग अभी बिल्कुल लैब ऑलमोस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज अ फ्रेश। सो गाइस हम लोग जाएंगे ऐड अ न्यू फॉरेस्ट, ठीक है। हम एक नया फॉरेस्ट ऐड करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास ना ही पहले तो मल्टी डोमेन है ना कुछ है, हम बस एक जो है यहाँ पे अपने लिए एक डोमेस्टिक एक डोमेन बना देने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ऐड अ न्यू फॉरेस्ट। हाँ, वो बनाया जा सकता है, जो आप कह रहे थे वो बनाना है, पर वो थोड़ा गलत होता है, ठीक है ना। कंपनीज ऐसा नहीं करती, वो अपने ऑब्वियसली नेम के, उन्होंने डोमेन खरीदा हुआ होता है सर्दिन, तो वो उसी का क्या बनाते हैं, जो है डोमेन बना रहे होते हैं, ठीक है। ओके, सो व्हाट आई कैन गो, लाइक लेट मी ट्राई समथिंग एल्स। हाँ, देखो एक्चुअल डोमेन को अवॉइड करना है यहाँ पे, हाँ, ये ध्यान रखिएगा। तो यार इसमें हम क्या दें, स्किल्स फॉर एवरीवन। और गाइज हमारा डोमेन ऑलरेडी है, मैं कुछ और ट्राई करूंगा। डॉट, मैं कुछ उल्टा सीधा देने वाला हूँ, लोकल। एक्चुअल देने से बचिएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं डॉट लोकल दे रहा हूँ क्योंकि इस तरह का आपको भी पता है डोमेन कोई नहीं होता, करेक्ट। तो मैंने लिखा स्किल्स फॉर एवरीवन डॉट लोकल, ये मैंने डिफाइन कर दिया इसका नाम। यहाँ पे एक्चुअल कोई नहीं देगा, एक्चुअल इन द सेंस इवन आपका खुद का भी है तो मत ही देना, ठीक है। खुद का तो एक बार को दे सकते, दूसरे का नहीं देना है, ठीक है। ये देने के बाद आपको कर देना है नेक्स्ट। मान लीजिए कोई वेबसाइट आपने ऐसी डाल दी जो एक्चुअल में है, सुनिएगा, आप वो एक्चुअल में यार आपने डाल दी, तो ये रिजॉल्व करेगा और आपको उधर डायरेक्ट कर देगा आपको, ठीक है, आपका डेटा एंड एवरीथिंग। सो दैट इज नॉट सेफ, तो वो बिल्कुल सही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उस चीज को अवॉइड करना है भाई, ठीक है, एक्चुअल नेम नहीं देना हम लोग को, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट विंडो आ गया, दैट इज अबाउट द डोमेन कंट्रोलर ऑप्शन। यहाँ पे डीजी ऑप्शंस मिल रहे हैं हमको, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमको चॉइस देता है कि फॉरेस्ट का जो फंक्शनल लेवल है वो क्या रखना है। तो इसमें एक चीज है, ये पुराने वर्जन हमें सपोर्ट देता है, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे इसमें लेटेस्ट कुछ नहीं है, सारे पुराने वर्जन है, हम जो सबसे लेटेस्ट है हम वही सेलेक्ट करने वाले हैं। 216, ओके, 2016, ओके। सो हम इसी को रखने वाले हैं, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है इसमें। हाँ गाइज, यहाँ पे ना एक पासवर्ड जरूर आपको बना देना है, और दैट इज नोन एज द DSRM। ओके, सो DSRM ये एक तरह का मैनेजमेंट पासवर्ड होगा, आगे चल के ये काम हो सकता है। तो मैं इसको ऐसा कुछ रख रहा हूँ कि मुझे याद भी रहे, तो मैं लिख रहा हूँ admin@123। ओके, 1 मिनट गाइस। ओके, सो ये रिस्टोरेशन के टाइम काम आएगा, ट्रबल शूटिंग से मतलब है DSRM का, ठीक है। कल को क्रैश हो जाए सर्वर या कुछ और रिकवरी वगैरह करनी पड़ जाए, तो आपके पास पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने पासवर्ड बनाया है, मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, इट्स admin@123। अगर कभी फ्यूचर में जरूरत पड़े तो आप लोगों को भी पता रहे, ठीक है। ये करने के बाद नेक्स्ट कर देना है आपने। नेक्स्ट करने के बाद ये एक यहाँ पे एरर टाइप का आएगा, and it will say like a delegation for the DNS server cannot be created because authority parent zone cannot found or something like that, and you need to ignore this, ठीक है। इसको सिंपली इग्नोर करना है और नेक्स्ट आगे जंप कर देना, ठीक है। और ये नेट बायोस नेम उठाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, एंड इट विल ग्रैब द नेट बायोस नेम, ठीक है। ये खुद सिस्टम से जनरेट होता है, यू कैन सी दैट स्किल फॉर एवरीवन, तो उसने उसी कीवर्ड से उसने एक नेट बायोस नेम उठा दिया, और इसको कर देना नेक्स्ट। थोड़ा टाइम लगेगा, ओके। देन देर इज ये कुछ जो है सर्वर के जो है डिफॉल्ट फोल्डर लोकेशन है गाइस, जो ये बता रहा है कि जो डेटाबेस होगा कहाँ कहाँ होगा। तो डेटाबेस फोल्डर देखिए, विंडोज के अंदर NTDS एक फोल्डर होगा, वहां बनेगा। लॉग फाइल भी NTDS के अंदर जाएंगी, और जो सिस वॉल्यूम होगा, सिस्टम वॉल्यूम इन्फॉर्मेशन, वो सिस वॉल के अंदर जाएगा। ये करने के बाद आपने कुछ नहीं करना है, इसको देख के और यहाँ याद जरूर रखिएगा, इसे याद रख के और आपको नेक्स्ट कर देना है। विंडोज के अंदर ये फोल्डर रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद ये एक आपको एक प्रीव्यू देगा, जिसमें वो सब कुछ बता रहा है जो अभी अभी हमारी स्क्रीन में हमने फॉलो अप किया, वो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी। आपको फाइनली गाइज इसको क्या कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। आप इसकी यू कैन गो विद द व्यू स्क्रिप्ट फॉर लाइक इफ यू वांट टू सी दैट इज। एंड गाइज व्यू स्क्रिप्ट क्या है एक्चुअली, ये CLI पे जो एग्जीक्यूशन होगा वो इस तरह से होगा, एक्चुअली पावर शेल स्क्रिप्ट है ये, ठीक है। अगर आप इसको पावर शेल पे रन करेंगे तो ये सर्वर बन जाएगा ऐसे ही, ठीक है। तो ये देखिए, ये उसका प्रोसेस है,
ठीक है, विंडोज पावर शेल पे इसे रन कर सकते हैं, बट ऐसा हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम GUI के साथ ही जाने वाले हैं और आपको इसको नेक्स्ट कर देना है। ओके, थोड़ा सा वेट कीजिएगा और ये टाइम लेगा थोड़ा सा, और आपकी सर्विसेज यहाँ पे इनेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। हाँ, कुछ एरर जरूर आएंगे यहाँ पे, नॉर्मली एरर ही आते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये कुछ एरर टाइप के आएंगे, आपको इनको टोटली इग्नोर करना है। ठीक है, इसको इग्नोर करना है, उससे घबराना नहीं है, आपको बस इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है गाइस। हाँ, इंस्टॉलेशन के बाद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, शुरू में ये, बीच में ये नॉर्मल है, ये आता है। ठीक है, तो उसको इग्नोर करना है, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, एंड द प्रोसेस विल बी स्टार्टेड। ओके, तो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, और अब हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस जो है इंस्टॉल हो जाएगी। थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक है, इट कैन टेक टाइम भाई, ये टाइम ले सकता है। ठीक है, देखते हैं अगर कंप्लीट हो जाए जल्द से जल्द, थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक है, ओके, यू कैन सी दैट अबाउट टू साइन आउट कर रहा है मुझे, सर्वर गॉट सक्सेसफुली इंस्टॉल, यू कैन सी दैट, राइट। ये हो गया है, और इसके बाद गाइस ये लॉग आउट करेगा, मुझे रीस्टार्ट करेगा, सो यू कैन सी दैट इट इज अपडेटिंग, सर्विस स्टॉप होगी, रीस्टार्ट होगी। ठीक है, एंड हमको बताओ यूजर नेम क्या था, याद है किसी को मेरा यूजर नेम क्या था सर्वर पे? एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर, करेक्ट। अभी देखते हैं क्या होता है उसके साथ। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा ये प्रोसेस में, क्योंकि सर्वर है भाई, इसलिए सर्वर रिस्टार्ट नहीं करते भाई। कई लोग कह रहे थे ना, सर्वर रिस्टार्ट करना एक अपने आप में महाभारत काम है भाई। ठीक है, तो अभी तो हमने कुछ डिप्लॉय भी नहीं किया इतना कुछ, बट जब सर्वर में एक्चुअल में काफी चीजें चल रही होती हैं, तो यूजुअली भाई ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है रीस्टार्ट होने में। ठीक है, 10 से 15 मिनट, 15-20 मिनट तक लग जाते हैं कई बार। ठीक है, तो इसलिए सर्वर के लिए डाउन टाइम जाता है हमेशा, जब भी सर्वर रिस्टार्ट करना है, बिना परमिशन के हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वेट करें, वेट करें, लेट इट बी कंप्लीट। गाइस, इसमें मोस्टली जो है प्रैक्टिकली होना है, ये बता दूं आपको, ज्यादातर हम लोग डिप्लॉयमेंट ही देखने वाले हैं। ठीक है ना, ज्यादातर काम सारा प्रैक्टिकली होगा, ये सब करके ही देखना है हमने। ठीक है, तो अपनी लैब आप लोग खुद से रेडी करें भाई। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है किसी को तो बता सकता है मुझे भी। देख पा रहे होंगे कितना यूजुअली टाइम ले रहा है ये, तो एक नॉर्मल फिनोमेना है, ऐसा होता है। ठीक है, सो इट गॉट इंस्टॉल। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया है, एंड अब मैं इसको ओपन करने वाला हूँ कंट्रोल ऑल्ट डिलीट से गाइस। ठीक है, तो जब मैं यहाँ आता हूँ तो गाइस अभी रेफरेंस पढ़िएगा, देखिए क्या लिखा आ रहा है, स्किल्स फॉर एवरीवन स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर। तो अब ये स्टैंड अलोन नहीं रहा सर्वर खुद, सबसे पहले सर्वर खुद स्टैंड अलोन नहीं रहा, ये एडमिनिस्ट्रेटर यूजर कहाँ है,
स्किल फॉर एवरीवन के अंदर है भाई, ठीक है। पहले तक केवल क्या आ रहा था, एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा था, लेकिन अब क्या आ रहा है, अलोंग विद द, यानी कि ये पहले क्या होता है, ये जो यूजर नेम होता है वो बाद में आता है, पहले आता है जो है डीसी का नेम, ठीक है, डोमेन कंट्रोलर का नेम आता है इस तरह से, ठीक है। तो ये वही चीज है, ठीक है। बट अगर मुझे इसको लोकली अगर मुझे लॉगिन करना है गाइस, तो यहाँ से नहीं करूंगा मैं, फिर मुझे अदर यूजर पे जाना पड़ेगा, समझ रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ से आपको यूजर नेम डिफाइन करना है, उसके साथ ही जो है ये इंस्टॉल जो है लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। मैं इसी से कर रहा हूँ वैसे, admin@123, ठीक है। तो इसके साथ ही ये हो जाएगा यहाँ पे इंस्टॉल, और अब आपके पास जो है एडीडीएस सर्विसेज भी यहाँ पे दिखाई देंगे। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, लोड होता है सर्वर मैनेजर में, थोड़ा सा टाइम लेगा, और ये यहाँ पे इनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने डीसी करा, उससे पहले एडी इनेबल किया, तो एडी भी हो गया, डीएस भी हो गया, ठीक है ना। तो ये अभी लोडिंग मोड में आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर फाइनली सारी सर्विसेज ये देखिए, एडीडीएस आ गया अभी, ठीक है, एडीडीएस आ गया, डीएनएस आ गया, ठीक है ना। तो ये सर्विसेज हम लोगों ने अभी इंस्टॉल किया है, ठीक है ना। तो ये सर्विसेज आ गया, ये तो पहले से थे आपके, फाइल स्टोरेज, लोकल सर्वर, ये पहले से था, अभी हमारे पास एडीडीएस और डीएनएस पे आ गया। तो इस तरह से हम लोग जो है सर्वर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एडीडीएस इनेबल करने का ये तरीका है, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही रख रहे हैं हम, कल हम इसमें एडी में हम यूजर्स कैसे बनाएंगे, ठीक है, वो चीज हम लोग कल सीखेंगे, यूजर्स कैसे क्रिएट किए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और उनको फिर हम उनके थ्रू जो है अदर सिस्टम्स पे लॉगिन, उसके लिए हमें थोड़ा एक आध क्लाइंट मशीन्स पे लगेंगे, वो भी हम लोग इंस्टॉल करके देखेंगे बेसिकली क्लाइंट मशीन्स को, ठीक है। ये हमारा कल का टॉपिक रहने वाला है। कोई क्वेरी है अभी तक के डिस्कशन में तो बताएं भाई मुझे, इज देयर एनी क्वेरी? नो सर। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना आप, ये देखिए ये सारा इसमें क्वेरी जनरली जो भी है वो एड्रेस हो जाती है, मेन तो प्रैक्टिकल है, ये आपको ना करके थोड़ा समझ आएगा, ठीक है। तो आप जब खुद से करेंगे इसको, तो थोड़ा सा डिप्लॉयमेंट का नॉलेज आप लोग को होगा, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसको डिप्लॉय करके देखें, और तब कोई इशू आ रहा है तो उसको लेके आए, ठीक है ना। तो अगर कभी कोई इशू फेस कर रहा है कोई, तो वो आप बताइएगा, ठीक है। कल हम लोग सीखेंगे कि एडी के अंदर यूजर्स कैसे बनेंगे, जो यूजर प्रोफाइल्स है वो कैसे क्रिएट होगा। लोकल हमने देख लिया कैसे बनता है, कल मैं एक दो क्लाइंट मशीन थोड़ा एडिशनल ऐड करूंगा यहाँ पे, पहले से इंस्टॉल करके रखूंगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है हम लोग फिर कैसे करके उसमें लॉग इन कर सकते हैं, ऑल दैट, ठीक है। और उसको कैसे, और फिर हम सीखेंगे कि नॉर्मल मशीन को डोमेन में कैसे लाना है, ठीक है। वो चीज भी हम लोग कल करने वाले हैं, ठीक है। तो वो सब टॉपिक रहेगा कल का हमारा, ठीक है। एक तो हम क्लाइंट मशीन जो है मिक्स मोड में होगी, या कोई पर्टिकुलर लाइक 7 10, कौन कौन सी? कुछ भी हो सकती है मंसूर, इसमें वही 7 इज ओके, मुझे थोड़ा सही लगता है, 7 या 10, 10 भी कर सकते हैं, क्योंकि 10 11 पे तो हम काम करते ही हैं, ठीक है, इसलिए मैं जानबूझ के 7 कह रहा था। वैसे 7 10 इस लेवल की मशीन हो तो ज्यादा अच्छा है, मतलब, ठीक है ना। 10 भी इज ओके ऑल्सो, क्योंकि वीएम में यार क्योंकि हम वो टेस्टिंग पर्पज के लिए कर रहे हैं, तो मंसूर मैं इसलिए 10 नहीं बोलता, 10 थोड़ा हैवी होता है एक्चुअली ना। 10 8 हो गया, 8 भी तब भी ठीक है, 10 और 11 बहुत हैवी है, तो क्लाइंट मशीन 10 11 मत रखिएगा, क्योंकि वो वीएम पे लोड पड़ेगा उससे, है ना। हमें तो क्लाइंट मशीन चाहिए, कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है ना। तो विंडोज 7 इज ओके, विंडोज 7 या विंडोज 8 रखिएगा, दैट वुड बी बेटर, ठीक है। तो मैं खुद विंडोज 8 ही यूज करने वाला हूँ बल्कि, ठीक है, क्योंकि 8 जो है वो नियर बाई है 10 के ना, तो वो ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। ये है, तो सर्वर को भाई अब देखिए, मैं जब शट डाउन करता हूँ, यहाँ पे शट डाउन का ऑप्शन आता है, तो सर्वर डायरेक्ट शट डाउन नहीं होते, ये पूछता है पहले, ठीक है। तो वो कह रहा है अनप्लान्ड है या क्या है, तो जो भी करके आपको शट डाउन कर देना है। और लॉग जनरेट होते हैं भाई सर्वर में, अगर शट डाउन फोर्सफुली हो रहा है या गलती से हो रहा है, तो लॉग भी जनरेट होंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए गाइस, तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, इससे आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, कल मिलते हैं सेम टाइम।